नमस्कार। जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि नीतीश नीति को लेकर के जब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई, बजट सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद से सरकार ने क्या कुछ किया वो बातें तो आपको बता ही रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार किस तरह से चेकमेट करते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं पर जिस तरह से वो कहीं ना कहीं राख डालते जा रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि कुछ भी धधकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 2024 के चुनाव से पहले बिहार में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है, और इस राजनीति में पॉजिटिव राजनीति से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आज नीतीश नीति में जो बातें हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो बिहार की राजनीति और खास करके गांव के अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति के लिए नीतीश कुमार का एक बड़ा ऑफर है। हम ऑफर इसलिए कह रहे हैं कि उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को नीतीश कुमार ने आइडेंटिफाई किया है, और इस आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से पारदर्शिता बरतते हुए, आपको याद होगा कि कल भी हमने कहा था आपको कि परिणाम बजट की व्यवस्था हुई है, और ये बजट ये दिखा रही है कि केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह का तारतम्य या तालमेल बैठा हुआ है। राज्य सरकार क्या कर रही है, और राज्य सरकार ने ये कह करके कि पिछले 2022-23 के बजट में हमने 90% से ज़्यादा राशि खर्च कर दी है, इसका सीधा मतलब है कि विकास के काम हुए हैं। ज़मीन पर क्या हुआ है ये आप बेहतर बता सकते हैं। चाहे 7 निश्चय योजना की बात हो, उसमें गुणवत्ता की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बार सफल नजर आए हैं। इसी को देखते हुए उत्साहित होकर के नीतीश कुमार ने खुद से बैठ करके बजट बनाया है, और यही वो कारण है कि नीतीश कुमार इस बार प्रूफ करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके बहुत सारी समस्याएं होती थी, केंद्र का पूरा सहयोग नहीं मिलता था, और एक उन पर आरोप भी लगता था कि डबल इंजन की सरकार है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ आए हैं तो उन्होंने अपने संसाधनों से राज्य के विकास के लिए पूरा कमर कस लिया है, और बजट में ये सारा चीज़ दिखता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि हमने आपको कृषि के बारे में बताया था कि जो सबसे बड़ा विभाग है और आय का सबसे बड़ा स्रोत राज्य का है, उसको लेकर के नीतीश कुमार के बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। लेकिन उससे भी बड़ा रोजगार का और आय का एक बड़ा साधन है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। इसको लेकर के भी चर्चाएं खूब होती हैं, और इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। याद होगा आपको, जब आज से 1-1.5 साल पहले इसके मंत्री हुआ करते थे मुकेश सहनी, तो बहुत सारी योजनाओं को लेकर के उन्होंने कहा था, और ख़ास करके मछुआरा समाज को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। कई योजनाओं की शुरुआत शुरू हो चुकी थी, लेकिन उन योजनाओं को पूरा बल नहीं मिला, क्योंकि तब उन्हें बीच में ही इस पद से हटना पड़ा। अब नीतीश कुमार इस विभाग को, इस पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को पूरी तरह से मजबूत करने और योजनाबद्ध तरीके से इसमें आम लोगों को जोड़ने और रोजगार मुहैया कराने का प्लान बना चुके हैं। इसके लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उसमें आधुनिक तकनीक द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाओं को 7 निश्चय योजना के तहत रखा गया है, जिसमें राज्यांश है, केंद्रांश बिल्कुल नहीं है, और इसको लेकर के सरकार अपने हिसाब से काम करना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ साथ सरकार ने इसके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। जो राशि सरकार अपने से खर्च करेगी, इसमें केंद्रांश किसी भी तरह से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन, राष्ट्रीय पशु मिशन को लेकर के, तो इसमें राज्यांश और केंद्रांश 50-50 है, और इसको लेकर के सरकार ने अपनी योजना और रणनीति बनाई है। इसके साथ साथ ये भी उसमें कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार राशि का मुहैया नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस परियोजना को बंद नहीं होने देगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण को लेकर के उसकी भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, और इसके लिए भी अच्छी खासी राशि मुहैया कराई गई है। आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ डेयरी के क्षेत्र में एक बड़ा रोजगार का संसाधन है, वहीं गौ पालन को लेकर के, गव्य विकास को लेकर के भी सरकार काफ़ी पॉजिटिव सोच के साथ इस बार बजट में उन चीज़ों को जोड़ी है। और इसको लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के भी राशि का मुहैया कराई गई है, जिसमें राज्यांश और केंद्रांश 50-50% है, और इसमें केंद्र सरकार बेहतर काम करे या राज्य को राशि दे, इस बात को लेकर के दबाव भी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ आपको बताएं
कि राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर के भी केंद्र और राज्य एक पटरी पर चलेंगे। इसके लिए केंद्रांश पहले से तय है और राज्यांश भी इसमें लगाया गया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें राज्यांश को रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने, जो राज्य की सरकार है, उसमें एकीकृत सर्वेक्षण की योजना भी बनाई है जिसमें राज्यांश और केंद्रांश बराबर बराबर है। और इस क्षेत्र में भी कई ऐसी बातें सामने आई है। हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि पशु गणना के लिए भी एक व्यवस्था की गई है जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। इसके लिए भी केंद्र सरकार ने इसके लिए राशि मुहैया कराने का वादा किया है और अपने बजट में इसका प्रावधान किया है। तो वहीं बिहार कौशल विकास मिशन के तहत राज्य सरकार ने लोगों को प्रशिक्षण देने का भी मन बनाया है और उसके लिए अपने बजट में प्रावधान किया है, जिस पर कड़ी कहा जा रहा है कि निगरानी रखते हुए मुख्यमंत्री की देखरेख में ये काम किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कौशल विकास को लेकर के जहां एक तरफ गव्य निर्देशालय के पुनर्गठन हेतु राशि का व्यय किया जाना है, वहीं और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। तो वहीं पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर के जो 7 निश्चय योजना के तहत है, उसमें भी कई तरह की व्यवस्था की गई है और उसमें भी अच्छी खासी राशि मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ साथ बताएं आपात औषधालय तथा अन्य जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी स्थापना की भी व्यवस्था की गई है। ये पूरी तरह से राज्य प्रायोजित योजनाएं हैं जिसको लेकर के राज्य सरकार अपनी कमर कस चुकी है और पशु एवं मत्स्य विभाग, संसाधन विभाग जो है उसको अलर्ट मोड में रखा गया है कि राशियों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो। इसके साथ साथ फ्रोजन सीमेंट बैंक की भी व्यवस्था की गई है। जितने बैंकों की अभी तादाद है उसे और बढ़ाने की भी बात की गई है। इसके साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो राज्य सरकार ने किया है वो है बिहार पशु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विश्वविद्यालय की स्थापना। इसमें रिसर्च होंगे और कई तरह की योजनाएं इसमें नए नए सिरे से संकलित होंगी और उन्हें बनाया जाएगा। इसमें रिसर्च के साथ साथ बच्चों को पढ़ने के लिए भी मौका मिलेगा और उसमें कई तरह की चीज़ें सामने आएगी। एक्सपर्ट इसमें अपने ओपिनियन देंगे और इस पर शोध कार्य भी किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बैंक यार्ड मुर्गा पालन योजना को भी स्टार्ट करने की बात है। आप समझ सकते हैं कि गौ पालन के साथ साथ उसके बाद मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब कुछ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसको लेकर के भी सरकार कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से इस बार 23-24 के बजटीय सेशन में करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले नीतीश कुमार की जो नीति है वो पूरी तरह से जमीन पर उतरी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जहां से अच्छे खासे लोगों को रोजगार मुहैया होता है वो है मत्स्य संसाधन। मत्स्य संसाधन को लेकर के मछुआरों की सहायता के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से बजट सत्र के दौरान इस पर बाजार की व्यवस्था से लेकर के मछुआरों को दी जाने वाली राशि, उनको अनुदान, इन सारी बातों पर चर्चा हुई। ये सब कुछ हमने आपको बताया, लेकिन इन सब के बीच में मत्स्य प्रसार का भी एक व्यवस्था किया गया है और मछुआरों के लिए व्यवस्था जो की गई है वो हर प्रखंड में और हर प्रखंड में एक मछली बाजार की व्यवस्था को लेकर के भी तैयारियां शुरू की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मत्स्य का पालन करने के लिए भी तालाब वगैरह की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। तालाब मत्स्य व विकास एवं जीर्णोद्धार की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें पूरी तरह से राज्य सरकार का राज्यांश ही खर्च होगा। ये बातें भी राज्य सरकार ने अपने हिसाब से तय कर ली है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यीकरण विकास योजना एवं पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना पर सरकार ने पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें फतुहा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के 4 दीवारी का निर्माण के साथ साथ मत्स्य विकास भवन का निर्माण के लिए भी राशि व्यय की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री विशेष रूप से खास करके इस विभाग से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके, इस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। इसके साथ साथ मत्स्य संपदा जो 7 निश्चय के अंतर्गत आता है उसको भी पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार लागू करने के लिए तैयार हैं और साथ ही ग्रामीण डेयरी योजनाएं भी पूरी तरह से अब अस्तित्व में नजर आएंगी। इससे गांव के लोगों को भी किसानी के साथ साथ
जो गौ पालन है उसका भी अवसर मिलेगा, जिससे उनके आय में वृद्धि होगी और क्रय क्षमता बढ़ेगी। गव्य प्रक्षेत्र की योजनाओं को भी सरकार ने अपने हिसाब से इस बार बेहतर बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रशिक्षण एवं विस्तार को भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए अलग अलग स्टेशन बनाए जाएंगे जहां लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा चारा अधिकोष की स्थापना भी की जाएगी। सरकार ने चारा अधिकोष की स्थापना की भी व्यवस्था की है। आपको पता है कि बाढ़ और सुखाड़ के समय में पशुओं के चारे की काफ़ी किल्लत हो जाती है। इसके लिए सरकार पहले से ही अपनी योजनाएं बना रही है, जिससे कि पशुपालकों को किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं हो। इसके साथ साथ मुर्गी पालन को भी काफ़ी बढ़ावा देने की बात की गई है और इस क्षेत्र में भी काफ़ी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। मुर्गी फार्म खोलने के लिए भी सरकार ने अपनी व्यवस्था जो है अपने हिसाब से की है और बकरी पालन योजना को बैकयार्ड के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ इसके लिए अच्छी खासी राशि का प्रावधान किया गया है और वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो अगर पशुपालन, गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन अगर करना चाहते हैं तो उन्हें भी इसके लिए सरकार ने अनुदान देने की बात की है, राशि मुहैया कराने की बात की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो है वो है नीली क्रांति। समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन को लेकर के केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो खर्च के बजटीय आकार बनाए गए हैं उसमें 50-50% का प्रावधान किया गया है। इसमें नीली क्रांति को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी तरह से राज्य और केंद्र की सरकार तैयारी कर रही है। अब इसमें भी आपको बता दें कि राज्य सरकार का कहना यह है कि केंद्र इस राशि को लेकर के राज्य सरकार को देना सुनिश्चित करे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत जीविका के माध्यम से 3 प्रजनन योग्य बकरी 1 इकाई गरीब परिवारों को के बीच अनुदान के दर पर वितरित किया जाएगा। निजी बकरी फार्म 20 बकरी प्लस 1 बकरा, 40 बकरी प्लस 2 बकरा एवं 100 बकरी प्लस 5 बकरा की क्षमता की 300 फार्म इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिस पर 50% अनुदान भी दिया जाएगा। और ये एक बेहतर योजना है जो कहीं ना कहीं जो समाज इस तरह के कार्यों से जुड़ा हुआ है उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि का व्यय किया जाएगा, जिसमें राज्यांश और केंद्रांश 50-50% है। ये हमने आपको पहले ही बताया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें एक और चीज़ जो छूटता जा रहा है वो है सूअर पालन के लिए। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं रोजगार की हैं और ये रोजगार भी काफ़ी फल फूल रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मत्स्य निर्देशालय का पुनर्गठन किया जाएगा और सरकार ने इस पूरी योजना के तहत कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया है कि अगर राज्य सरकार अपनी योजनाओं को भी अगर सही ढंग से जो राशि मुहैया कराई जा गई है, जो बजटीय प्रावधान है अगर दे देती है तो राज्य के विकास में बहुत तेजी से कहा जा रहा है कि पंख लग जाएगा। 2023 और 24 के बजट में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं राज्य सरकार अब पूरी तरह से डिटरमाइंड है और नीतीश कुमार जो कि 7 निश्चय योजना को लेकर के और उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार की योजनाओं को करने के लिए मंत्री के साथ साथ अधिकारियों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। इस बार पूरी पारदर्शिता के साथ आप इस विषय में जो राशियां हैं उन राशियों के खर्च का हिसाब किताब मांग सकते हैं। वहीं अगर इसका लाभ आप लेना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे कंप्लेन कर सकते हैं और सरकार आपकी बात को सुनेगी। आरटीआई के माध्यम से पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी और जो योजनाएं हैं उसमें रोजगार मुहैया कराने का सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से बिहार में रोजगार का बढ़ावा देगी और मत्स्य और पशु संसाधन विभाग इससे बेहतर विभाग नहीं हो सकता है जो रोजगार अधिक से अधिक लोगों को दे। नीली क्रांति से लेकर के बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन से लेकर गौ पालन तक अगर किसान अपने कार्य के साथ, किसानी के साथ साथ इसको जोड़ लेते हैं तो उसका बेहतर लाभ उन्हें मिल सकता है और उनकी क्रय क्षमता और उनके आय में वृद्धि हो सकती है। सरकार ने इसको लेकर के कौशल विकास मिशन भी चलाने का, इसके बाद गव्य निर्देशालय का और अन्य चीज़ों को इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया है जिससे कि आप
अपने क्षेत्र में ही इसकी सुविधा और इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप हमें भी सीधे लिख सकते हैं, हम उस विभाग से बात करेंगे, जानकारी लेंगे और वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वैसे आप सीधे तौर पे जाकर के सरकार को अपनी बातें लिख सकते हैं, रख सकते हैं, जिस पर पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी और आपको जो लाभ मिल रहा है वो मिलेगा। आज एक विभाग का हमने और विश्लेषण किया, जिसमें पशु एवं मत्स्य विभाग में रोजगार के काफ़ी साधन मुहैया कराए गए हैं। इसको लेकर के खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से अब अपने सिस्टम को अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक रखेंगे और लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अगला जो विभाग है उसको लेकर के हम कल आएंगे और उसमें क्या कुछ सरकार ने प्रावधान किया है, उसकी कैसे नीतियां बनाई गई हैं, क्या राशियां मुहैया कराई गई हैं, राज्य और केंद्र का उसमें क्या हिस्सेदारी है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।